इस सेशन में हम कन्वोल्यूशन के बारे में सीखेंगे। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से डेवलप होता है। कन्वोल्यूशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर है और सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कोर्सेज में, सिग्नल प्रोसेसिंग में इन जनरल बहुत सारे फंक्शंस में हम कन्वोल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के रिस्पॉन्स को फाइंड करने के लिए कन्वोल्यूशन को इस्तेमाल किया जाता है। कन्वोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्विकली व्यू करेंगे कुछ बेसिक सिग्नल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल एक पल्स जिसकी विड्थ डेल्टा टाउ हो, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एक सिंपल एक रेक्टेंगुलर पल्स का फंक्शन है, वो रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर इस पल्स को डिस्प्लेस कर दिया जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में या टाइम शिफ्टिंग के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो टाइम शिफ्टिंग के बारे में जितने यूनिट्स ऑफ टाइम पल्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वो इस तरह से नजर आएगी। अच्छा, इसकी जो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें उसको अगर हम जनरलाइज करें तो हम शिफ्टिंग ऑफ पल्स को पी टी माइनस एन डेल्टा टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर एन डेल्टा टाउ रिप्रेजेंट्स सम इंस्टेंस ऑफ टाइम जो जहां तक एक पल्स को डिस्प्लेस किया गया है, और डेल्टा टाउ दिस रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द पल्स। अच्छा, फर्दर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पहले इसको सीखा है while defining the delta function, impulse function, कि अगर कोई पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स इस शक्ल में हो कि उसका जो हाइट है वो उसकी वैल्यू हो m डिवाइडेड बाय डेल्टा टाउ और उसकी विड्थ जो है वो डेल्टा टाउ हो, इस तरह के रेक्टेंगुलर सिग्नल में अगर डेल्टा टाउ को डिक्रीज करते चले जाएं और दैट अप्रोचेस टू जीरो, तो ये जो रेक्टेंगुलर पल्स है इट कन्वर्ट्स इनटू एन इम्पल्स फंक्शन जो कि m के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये एक रिलेशनशिप है, ये हमारे सामने रहेगा तो हम आगे आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मॉडलिंग ऑफ द सिग्नल बाय पल्स फंक्शन विच इज p ऑफ t। कोई भी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसको हमारे पास उसकी कोई फॉर्मूलेशन नहीं है, उसको अगर हमने मॉडल करना हो विद द पल्सेस तो किस तरह से मॉडल कर सकते हैं। यहाँ पे x ऑफ t एक फंक्शन दिखाया गया है, ये x ऑफ t है। ये x ऑफ t जिस तरह से भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि पल्सेस जो हैं उनको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, टाइम शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी पल्स को टाइम शिफ्ट कर लिया जाए और उसको x ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें वो पल्स डिस्प्लेस लोकेशन के ऊपर वो हासिल होती है विद द स्केलिंग फैक्टर ऑफ x ऑफ t की उस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम जो कि इस केस के अंदर n डेल्टा टाउ है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर ये जो पल्स है वो स्केल हो जाती है, उसका एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है और उसके अंदर अगर आप उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो उसके साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम ये कह सकते हैं कि x ऑफ t जो कि एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम पल्सेस के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी अगर पल्सेस हों जो कि मुख्तलिफ टाइम के ऊपर डिस्प्लेस्ड हों और उन सारों के कॉम्बिनेशन को अगर ले लिया जाए जिस तरह से इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को जब हम कलेक्टिवली देखेंगे इन सारी पल्सेस को तो x ऑफ t की शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहे हैं कि x ऑफ t is the collection of many pulses which are shifted at different
instances. So इसी बात को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x of t is basically the collection, उस कलेक्शन को हमने यहाँ पे एक समेशन के सिंबल के साथ लिखा हुआ है, और इसको जनरलाइज करने के लिए x of n डेल्टा टाउ t माइनस n डेल्टा टाउ, ये शिफ्टेड पल्स है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है टाउ, जो कि समेशन के साथ इसको एट्रीब्यूट किया गया है। समेशन के साथ उस चीज को लाया जाता है जो कि जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तो जो कि उस पूरी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कि अगर 100 पल्सेस हैं उनको इकट्ठा किया गया है तो नॉर्मली समेशन में 1 to 100 लिखा जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पर एक टाउ का फैक्टर लाया गया है। टाउ बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ टाइम स्पैन। जो स्मॉल टी टाइम स्केल के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है टाइम स्केल की। अब इस टाइम स्केल के अलावा एक स्पैन ऑफ टाइम, एक टाइम का वो हिस्सा जिसके अंदर x of t डिफाइंड है और जिसके अंदर x of t को डिफाइन करने के लिए पल्सेस को इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ उस टाइम के अंदर जितनी पल्सेस हैं उनको जमा करने के लिए ये टाउ का सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये बात आपके जहन में रहे कि ये जो टाउ है, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द सेक्शन ऑफ द टाइम या टाइम स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। इसके यूनिट्स डेफिनेटली सेकंड्स में ही होंगे जहां कहीं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, लेकिन ये इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है स्मॉल टी के साथ। अच्छा, अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं। यहाँ से हमने देख लिया कि पल्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम एक फंक्शन को, आर्बिट्ररी फंक्शन को x of t को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फॉर्मूलेशन भी हमारे सामने आ गई। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज करें और एक डेल्टा टाउ से मल्टीप्लाई भी कर दें और डेल्टा टाउ से डिवाइड भी कर दें, तो x of t की फॉर्मेशन इस तरह से बन जाएगी। अब जब इस तरह से बन गई तो यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट एक पल्स को जब इम्पल्स के साथ मॉडल किया जाता है तो वो अब यहाँ पर आएगा, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि अगर कोई पल्स ऐसी हो जिसकी हाइट m डिवाइडेड बाय डेल्टा टाउ हो और उसकी विड्थ डेल्टा टाउ हो, और उसको एक ऐसे अमल में से गुजारा जाए, ऐसी एजम्पशन में से गुजारा जाए वेयर उसकी विड्थ को छोटा करते करते 0 की तरफ अप्रोच किया जाए, तो वो पल्स मॉडल हो जाती है एक ऐसी इम्पल्स फंक्शन के साथ जिसकी वैल्यू, जिसका स्केलिंग फैक्टर m होता है। अब एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप इस सेक्शन के ऊपर अप्लाई करो तो इस सेक्शन के अंदर इफ डेल्टा टाउ अप्रोचेस टू 0, तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा टाउ जब अप्रोच टू 0 होगा तो ये पल्स इम्पल्स में मॉडल हो जाएगी, ये पल्स इम्पल्स में मॉडल हो जाएगी एंड इट विल लुक लाइक दिस, और इसकी फॉर्मूलेशन जो है वो इस तरह से लिखी जाएगी। तो इससे हमने एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप कर लिया, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप डेवलप कर लिया। किसी भी x of t को, किसी भी x of t फंक्शन को हम कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बनाया कि इसको हम रिलेट करेंगे विद द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के इम्पल्स रिस्पॉन्सेस के साथ। अब उसके लिए यहाँ पर हम 2-3 केसेस देखते हैं कि अगर कोई सिस्टम ऐसा हो जिसके इनपुट के ऊपर एक सिंगल इम्पल्स अप्लाई की जाए लाइक दिस, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, वट एवर द शेप इट वुड हैव, it will be represented as an impulse response of the system। ठीक है, इस केस के अंदर इसको h of t से रिप्रेजेंट किया गया और इसकी एक पर्टिकुलर शेप दिखाई गई। आगे अगर हम देखते हैं कि अगर उस सिस्टम में जो इम्पल्स अप्लाई की गई है उसको टाइम शिफ्ट कर दिया जाए,
तो ड्यू टू द टाइम इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ द एलटीआई सिस्टम, उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी उतने यूनिट शिफ्टेड होगा। ठीक है, ये टाइम इनवेरियंस की प्रॉपर्टी की वजह से है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी सिस्टम पे जो इम्पल्स हमने अप्लाई की और जिसका ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आया, उस इम्पल्स को स्केल कर दिया जाए, उसके साथ एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐड कर दिया जाए, तो उसकी जो आउटपुट होगी उसके साथ भी द सेम अमाउंट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो आउटपुट पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसकी स्केलिंग जो है वो इक्वल स्केलिंग होगी। अगर एक फैक्टर से हम इनपुट को स्केल करते हैं तो उसी फैक्टर से उसकी आउटपुट भी स्केल होगी, और ये हमने लिनियरिटी के कॉन्सेप्ट में देखा था। तो ये चीजें जब हमारे सामने आई तो इससे हमने ये देख लिया कि इनपुट के ऊपर अगर एक इम्पल्स आएगी तो आउटपुट पे इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा। इनपुट के ऊपर इम्पल्स अगर शिफ्ट होगी तो आउटपुट का इम्पल्स रिस्पॉन्स भी शिफ्ट होगा। इनपुट के ऊपर अगर इम्पल्स स्केल होगी तो आउटपुट के ऊपर इम्पल्स रिस्पॉन्स भी स्केल होगा। अब इस बात को, और जो पहले हमने देखा कि किसी भी एक्स ऑफ टी को हम कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब इन दोनों चीजों को अगर ऐड किया जाए तो हम एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अगर किसी भी एलटीआई सिस्टम में, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में, जो एक्स ऑफ टी, कोई भी इनपुट जो उसके अप्लाई की गई है, कोई भी फंक्शन जो एज एन इनपुट अप्लाई किया गया है, उस फंक्शन को हम कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इम्पल्सेस का जो बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ टाइम शिफ्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो इस तरह से हम ये बात जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप किस तरह से एस्टेब्लिश होगा एलटीआई सिस्टम्स के अंदर। तो उस रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर इनपुट जो है वो एक इम्पल्स हो तो आउटपुट इज एन इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर इनपुट शिफ्टेड हो तो आउटपुट इज द शिफ्टेड इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड हेंस स्केल्ड। और इस तरह से अगर इनपुट के ऊपर अ कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस होगा, कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस, जो हमने लास्ट, ये वो रिलेशनशिप है जो हमने शुरू में डिराइव किया, जिसमें हमने एक्स ऑफ टी को मॉडल किया इम्पल्सेस के साथ। अगर ये इनपुट पे अप्लाई होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्सेस, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्सेस जो है वो आउटपुट पे अपीयर होगा, और इस पूरी कलेक्शन को हम आउटपुट कहेंगे, वाई ऑफ टी कहेंगे। अब वाई ऑफ टी के अंदर ये जो रिलेशनशिप है इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, वाई ऑफ टी में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी मौजूद है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स का कंट्रीब्यूशन भी मौजूद है, और ये समेशन है। समेशन का मतलब है कि एक कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस हैं। अब इस कलेक्शन ऑफ इम्पल्सेस के साथ अगर हम दो इम्पल्सेस के दरमियान जो फासला है उसको हम कम से कम करते चले जाएं, तो ये एक जो डिस्क्रीट फंक्शन की शक्ल में हमें ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक जैसे मैंने पहले कहा था कि द टाउ जो है वो एक ऐसे स्पैन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर वो पल्सेस एक्स ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब उस स्पैन ऑफ टाइम में अगर इम्पल्सेस के दरमियान में फासले को बहुत कम कर दिया जाए, डेल्टा टाउ अप्रोचेस टू जीरो, इसको अगर हम कंसिडर करें, तो ये समेशन एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जहां पे ये डेल्टा की वैल्यू है वो डेल्टा जो है वो डी ऑफ टी डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू एन डेल्टा टी की है ये सिंगल टाउ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन या कॉन्टिन्यूस इंटीग्रल हासिल हो जाता है। इस इंटीग्रल को, ये जो फॉर्मेशन इंटीग्रल की बनी है, इसमें किसी एलटीआई सिस्टम का आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीग्रल ऑफ its input and the impulse response and its shifted version। तो इस इंटीग्रल को कन्वोल्यूशन इंटीग्रल कहा जाता है। और इन जनरल यहाँ पर तो हमने इसको देखा इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, लेकिन इन जनरल हम कोई भी दो फंक्शंस
उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो इक्वेशन का जो ऑपरेटर है इसको मैथमेटिकली किसी भी दो सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो जनरल फॉर्मूलेशन इस शक्ल में इसकी हासिल होती है।